हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है सागरीय जल में तापमान, लवणता और महासागरीय निक्षेप व प्रवाल भीतियां। ये अध्याय 13 है। तो चलिए सबसे पहले सागरीय तापमान के बारे में डिस्कस करेंगे। तापमान, देखिए, महासागरीय जल का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है। यह सूर्य ताप की मात्रा, उष्मा संतुलन, सागरीय जल के घनत्व, लवणता, वाष्पीकरण व संघनन, स्थानीय मौसमी दशाओं आदि के द्वारा निर्धारित होता है। तापमान सागरीय धाराओं, समुद्री जीव जंतुओं और वनस्पतियों की विविधता एवं उपलब्धता का निर्धारण करता है। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है, लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए, सामान्यतः सागरीय जल का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे और न्यूनतम तापमान सुबह 5 बजे देखा जाता है। अगस्त माह में सागरीय जल का तापमान अधिकतम होता है और फरवरी माह में न्यूनतम रहता है। अगस्त के समय गर्मी का मौसम होता है, इसलिए तापमान टेम्परेचर जो है काफी बढ़ जाता है। उस समय काफी गर्म हवाएं होती हैं। वहीं फरवरी माह में ठंड मौसम होता है, हवाएं ठंडी रहती हैं, इसलिए जो है फरवरी माह में सागरीय जल की जो टेम्परेचर है काफी कम हो जाता है। सामान्यतः महासागरीय भाग का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। विषुवत वृत्त के समीप का सागरीय जल सबसे अधिक गर्म रहता है और ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में ह्रास होता है, कमी आता है। विषुवत वृत्त पर औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि 20, 40 और 60 डिग्री अक्षांशों पर यह जो टेम्परेचर है 23 डिग्री, 14 डिग्री और 1 डिग्री होता है। 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच और 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त से दक्षिणी में तापांतर जो होता है लगभग 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सागरीय जल में सर्वाधिक तापांतर उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड के समीप तथा उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो है व्लादिवोस्टॉक के समीप होता है, लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे अधिक तापमान स्थल भाग से घिरे हुए उष्णकटिबंधीय सागरों में होता है। उष्णकटिबंधों में जो है व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण महासागरों के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। इसी प्रकार समशीतोष्ण कटिबंधों में पछुआ पवनें महासागरों के पूर्वी भागों को पश्चिमी भागों की अपेक्षा अधिक गर्म रखती है। गहराई बढ़ने के साथ सागरीय जल के तापमान में कमी आती है, लेकिन तापमान की यह ह्रास दर सभी गहराइयों पर समान नहीं होती है, इक्वल नहीं होता है। लगभग 100 मीटर की गहराई पर सागरीय जल का जो तापमान होता है धरातलीय तापमान के धरातलीय जल के जो तापमान होता है इसके लगभग बराबर होता है। 1800 मीटर की गहराई पर लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। वहीं 4000 मीटर की गहराई पर यह घटकर 1.6 डिग्री जो है रह जाता है। इसके बाद अगर महासागरीय तापमान का जो लंबवत वितरण है इसके बारे में अगर बात करें तो मध्य और निम्न अक्षांशों में ऊपरी सतह से निचली बेसिन तक के महासागरीय जल के तापमान के वितरण का वर्णन त्रिस्तरीय प्रणाली के रूप में किया जा सकता है। पहला ऊपरी परत, ऊपरी लेयर के बारे में अगर बात करें तो प्रथम परत है महासागरीय जल के सबसे ऊपरी गर्म स्तर को यह प्रदर्शित करता है। इस परत का तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। इस स्तर की मोटाई लगभग जो ये लेयर होता है इसकी मोटाई लगभग 500 मीटर होती है। मध्य अक्षांशों में यह स्तर केवल गर्मियों के मौसम में विकसित होता है, जबकि उष्ण कटिबंध में यह स्तर वर्ष भर उपस्थित रहता है। इसके बाद मध्यवर्ती परत या थर्मोक्लाइन परत, मध्यवर्ती परत या थर्मोक्लाइन परत, यह थर्मोक्लाइन या ताप प्रवणता स्तर भी कहलाता है। इस परत में गहराई बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गति से गिरावट आती है। इस परत की मोटाई 500 से 1000 मीटर तक होती है। निम्न अक्षांशों में तापमान धीरे धीरे घटता है, जबकि उच्च अक्षांशों में तीव्र गति से यह गिरावट ताप प्रवणता स्तर के ठीक नीचे लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1000 मीटर की गहराई पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद है निचली परत। यह परत बहुत ठंडी होती है। इसका विस्तार गहरे महासागरीय नितल तक होता है। ऊपरी दोनों परत के तुलना में यह अधिक ठंडी होती है। आर्कटिक तथा अंटार्कटिक अक्षांशों के समीप सागर तल के जल का तापमान बहुत कम होता है। या ठंडे जल है केवल एक ही परत है जो ऊपर से नीचे महासागरीय सतह तक उपस्थित है। इसके बाद महासागरों के सतही जल का तापमान और इसके वितरण को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं, इन कारकों को देखेंगे। पहला कारक है दैनिक सूर्यताप की तीव्रता और अवधि। इसके बाद वायुमंडल में सूर्यताप का ह्रास।
महासागर के जो सतही जल का तापमान है और इसके जो वितरण है इसको नियंत्रित करने वाले कई कारक हैं। पहला है दैनिक सूर्यताप की तीव्रता और अवधि, सूर्य का जो टेम्परेचर है ये काफी मतलब इफेक्टेड होता है। इसके बाद वायुमंडल में सूर्यताप का जो ह्रास है ये भी इसका मतलब कि नियंत्रित करने वाले कारक हैं। सागर सतह के द्वारा सौर ऊर्जा की अंतरिक्ष में परावर्तित मात्रा, जल की विशेषताएं जैसे खरापन, घनत्व और वाष्पीकरण का स्वभाव और मात्रा, ये भी जो है इसका निम्न कारण है। इसके बाद प्राप्त ऊष्मा और विकसित ऊष्मा के बीच संतुलन की स्थिति, वाष्पीकरण और संघनन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, उष्ण अथवा शीत वायु धाराओं का प्रवाह, स्थानीय मौसमी दशाएं, जलमग्न कटकों की स्थिति और आकार। तापमान का क्षैतिज वितरण अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश जो है 0 डिग्री से 10 डिग्री, प्रशांत महासागर में जो मतलब कि होता है 26.01 होता है, और अटलांटिक महासागर में जो तापमान होता है वो 25.18 होता है, और हिंद महासागर में 27.14 होता है। उसी तरह आप जो है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 आप देख सकते हैं। इसके बाद महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं जैसे मतलब अक्षांशीय स्थिति, ये महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अक्षांशीय स्थिति है सनातनी पौने यानी प्रचलित पौने, स्थल और जल का असमान वितरण, महासागरीय धाराएं और समीपवर्ती स्थल खंडों का प्रभाव, याद रखिएगा। इसके बाद सागरीय जो लवणता है इसके बारे में अगर देखें तो सागरीय जल के भार और उसमें घुले हुए खनिज लवणों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवण की मात्रा को जो ये जो है इस तरह से इसको ग्राम प्रति 1000 ग्राम के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे कि अगर बात करें तो 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम का अर्थ है 30 ग्राम लवण प्रति 1000 ग्राम जल में। समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सम लवण रेखा यानी आइसोहेलाइन कहते हैं। तो आइसोहेलाइन किसे कहते हैं? तो समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सम लवण रेखा कहते हैं, और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो लवणता, याद रखिए लवणता या खारापन को लवणता मापी या सैलिनोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है। सागरीय लवणता का प्रभाव लहरों, धाराओं, तापमान, मछलियों और अन्य सागरीय जीवों तथा प्लैंकटन सभी पर पड़ता है। अधिक लवण युक्त सागर देर से जमता है। लवणता के अधिक होने पर वाष्पीकरण न्यून होता है तथा जल का घनत्व बढ़ जाता है। 1884 ईस्वी में चैलेंजर अन्वेषण के समय डिटमार ने सागर में 47 प्रकार के लवणों की उपस्थिति का पता लगाया, जिसमें 7 प्रकार के लवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। तो महासागरीय जल में जो 7 प्रकार के जो लवण हैं जो सर्वाधिक महत्व हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaCl, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड, याद रखिएगा। विभिन्न सागरों में लवणता की औसत मात्रा जो है 33 ग्राम प्रति 1000 ग्राम से 37 ग्राम प्रति 1000 ग्राम के बीच रहता है। 33 से 37 ग्राम औसत मात्रा, परंतु महासागरों की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। प्रत्येक महासागर, समुद्र और झील आदि में लवणता की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले प्रमुख कारकों में से एक हैं, क्योंकि नदियों के द्वारा लाए गए लवणों में कैल्शियम की मात्रा 60% होती है, सबसे ज्यादा होती है, जबकि सागरीय लवणों में सोडियम क्लोराइड लगभग 78% होता है। नदियों के लवण में सोडियम क्लोराइड मात्र 2% होता है। लवणता के नियंत्रक कारक क्या क्या हैं? तो लवणता की मात्रा को नियंत्रित करने वाले कारकों में वाष्पीकरण, वर्षा, नदी के जल का आगमन, पवन, सागरीय धाराएं तथा लहरें आदि प्रमुख हैं। सामान्य रूप से वर्षा के कारण लवणता घटती है, जबकि वाष्पीकरण के फलस्वरूप सागरीय लवणता में वृद्धि होती है। बड़ी नदियों का जल महासागरों में आने पर जो है तटीय जल की लवणता में कमी होती है। सागरीय हिम के पिघलने पर लवणता में कमी आती है। उच्च वायुदाब एवं प्रति चक्रवातीय दशाओं के कारण लवणता में वृद्धि होती है। तो उच्च वायुदाब और जो चक्रवाती दशाएं हैं ये जब उत्पन्न होते हैं तो लवणता में वृद्धि कर देते हैं, जबकि प्रचलित हवाएं और महासागरीय धाराओं के कारण सागरीय लवणता में क्षेत्रीय भिन्नता आती है। लवणता का वितरण अगर देखें तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप में लवणता की मात्रा में कमी आती है।
भूमध्य रेखा पर उच्च वाष्पीकरण होता है, परंतु यहाँ उच्चतम लवणता नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ होने वाली अत्यधिक वर्षा यहाँ की लवणता को कम कर देती है। उच्चतम लवणता उत्तरी गोलार्ध में 20 से 40 डिग्री अक्षांशों और दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। लवणता के लंबवत वितरण में भी भिन्नता देखी जाती है। उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता बढ़ती है। मध्य अक्षांशों में 200 फैदम यानी 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है तक लवणता जो है बढ़ती है, फिर घटने लगती है। भूमध्य रेखा पर गहराई के साथ लवणता जो है बढ़ती जाती है, जो पुनः अधिक गहराई में जाने पर यह लवणता घटने लगती है। अंतर्देशीय सागरों और झीलों में लवणता। अंतर्देशीय सागरों और झीलों में लवणता के बारे में अगर बात करें तो देखिए, कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता 14 ग्राम प्रति 1000 ग्राम पाई जाती है, क्योंकि वोल्गा, यूराल आदि नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है। दक्षिणी भाग में काराबुगास की खाड़ी में लवणता 17 ग्राम प्रति 1000 ग्राम पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रेट साल्ट लेक में लवणता 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, जॉर्डन के मृत सागर में 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, और टर्की की जो वान झील है यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। इसके जल में कितना, तो विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला जो झील है वह है आपका वान झील। इसकी लवणता है 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। विभिन्न सागरों और महासागरों की जो लवणता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे महासागरों की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होता है। प्रशांत महासागर की औसत लवणता 31 से 35 ग्राम होता है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36 ग्राम है। हिंद महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम है। मृत सागर की जो लवणता है 238 ग्राम है। बंगाल की खाड़ी की लवणता 30 ग्राम है। अरब सागर की जो लवणता है वो कितना है, तो अरब सागर की लवणता 36 ग्राम है। ग्रेट साल्ट लेक की लवणता जो है, ये ग्रेट साल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसकी लवणता 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। वान झील की लवणता सबसे ज्यादा है, विश्व में सर्वाधिक है, 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। इसके बाद अगर बात करें तो अयनवर्तीय अक्षांशों पर महासागरीय लवणता 38 ग्राम है, और खुले सागरों की लवणता जो होती है वो 33 से 37 के बीच होती है। महासागरीय निक्षेप के बारे में अगर बात करें तो महासागरीय नीतल पर अवसादों के जमाव को महासागरीय निक्षेप कहते हैं। वैज्ञानिक मरे और रेनाडे ने इसके विषय में विशेष जानकारी दी है। ये अवसाद मुख्यतः 3 स्रोतों से प्राप्त होते हैं। कितने स्रोतों से? 3 स्रोतों से प्राप्त होते हैं। पहला है स्थलीय या भूमिज, स्थलीय या भूमिज। इसके बाद अगर बात करें तो दूसरा क्या है, पहला है स्थलीय या भूमिज, तो इसको 3 स्रोतों से प्राप्त करते हैं। तो ये स्थलीय भाग की अपरदन और अपक्षय से प्राप्त पदार्थ है। स्थल से सागर की ओर जाने पर इनके कणों का आकार घटता जाता है। बजरी, रेत और पंख तीनों 3 भागों में ये विभाजित होते हैं। पंख यानी मड भी रंग के अनुसार जो होते हैं नीले, लाल और हरे रंग के होते हैं। इनमें चूने की मात्रा अधिक होती है। रंगों के आधार पर निक्षेपों का वर्गीकरण मरे ने किया है। नीले पंख में लौह सल्फाइड और लौह ऑक्साइड, ठीक है। लाल पंख में जो है लौह ऑक्साइड और हरे पंख में लौह सिलिकेट की अधिकता होती है। पंख में पाए जाने वाले यानी मड में पाए जाने वाले खनिजों की या खनिज ही इनके रंगों के निर्धारक होते हैं। दूसरा है ज्वालामुखी पदार्थ। ज्वालामुखी उद्भेदन के फलस्वरूप निकले भूरे या काले पदार्थ हैं। जैविक पदार्थ में अगर बात करें तो ये कार्बनिक पदार्थ भी कहे जाते हैं। इनमें सागरीय जीवों के अस्थि पंजर और वनस्पतियों के अवशेष मिलते हैं। इनके 2 वर्ग हैं, नैरेटिक या तट तलवासी जीवों के अवशेष जिसमें चूना की प्रधानता होती है, और इसके बाद दूसरा है पैलेजिक या अगाध सागरस्थ पदार्थ। इसे सिंधु पुंजक या ऊज कहा जाता है। ये पदार्थ 1000 फैदम या अधिक गहराई पर मिलते हैं। चूना और सिलिका की मात्रा के आधार पर इन्हें 2 उप प्रकारों में विभक्त किया जाता है। पहला चूना प्रधान ऊज, इसके बाद इसके 2 वर्ग हैं, टेरापोड ऊज और ग्लोबिजेरिना ऊज। इसके बाद सिलिका प्रधान ऊज में रेडियोलेरियन ऊज और डायटम ऊज। ये सभी नाम उन जीवों और वनस्पतियों के हैं जिनके अवशेषों से इनका निर्माण हुआ है। इसके बाद है अकार्बनिक पदार्थ। देखिए, पैलेजिक निक्षेपों में लाल मृत्तिका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। लाल मृत्तिका, इसमें एल्यूमिनियम के सिलिकेट और लोहे की ऑक्साइड सबसे ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। सभी सागरों के गहनतम भागों में लाल मृत्तिका पाई जाती है। महासागरों के लगभग 38% भाग में फैली हुई है ये अकार्बनिक पदार्थ, और प्रशांत महासागर के आधे से अधिक नीतल को लाल मृत्तिका ढके हुए हैं। इसके बाद है प्रवाल भित्तियां। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अत्यधिक जैव विविधतापूर्ण अंतः सागरीय स्थलाकृतियां हैं जिनका निर्माण मूंगा या कोरल
पॉलिप, कोरल पॉलिप नामक समुद्री जीवों के अस्थि पंजरों से हुआ है। ये चूना प्रधान चट्टाने हैं। चूना प्रधान चट्टाने। प्रवाल भित्तियों का विकास उष्ण कटिबंधीय सागरों में 15 से 25 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच किसी द्वीप या तट के सहारे 200 से 300 फीट की गहराई में स्थित अंतःसागरीय चबूतरे पर होता है, जहां सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है। इनके विकास के लिए 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक लवणता और पूर्ण स्वच्छ जल दोनों ही इनके विकास के लिए हानिकारक है। अत्यधिक लवणता वाला जो जल है ये भी हानिकारक है, और पूरा स्वच्छ जल भी इनके लिए हानिकारक है। पूरा जल स्वच्छ होगा तो अवसाद की मात्रा कम हो जाएगी। इनके खाने उपभोग करने की जो मतलब कि कह सकते हैं कि पूर्ति नहीं हो पाएगा। सागरीय लवणता 25 से 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होनी चाहिए। सागरीय तरंगों और धाराएं प्रवालों के विकास के लिए लाभदायक हैं। प्रवाल भित्तियां 3 प्रकार की होती हैं। प्रवाल भित्तियों के जो प्रकार है 3 प्रकार के हैं। तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति या प्रवाल रोधिका, और तीसरा है प्रवाल वलय या एटॉल। अगर तटीय प्रवाल भित्ति के बारे में अगर बात करें तो यह तट के समानांतर बनी प्रवाल भित्तियां। फिगर को देखिए, ये जो है तट के समानांतर, ये सागर तल है, ठीक है, और ये आपका स्थल है, सागर तल, और ये स्थल है। तो अगर बात करें तो तट के समानांतर बनी प्रवाल भित्तियां हैं तटीय प्रवाल भित्ति। तट के समानांतर इनका विकास होता है। भारत में मन्नार की खाड़ी और यूएसए में दक्षिणी फ्लोरिडा की प्रवाल भित्तियां इसके उदाहरण हैं, याद रखिएगा। दूसरा है अवरोधक प्रवाल भित्ति या प्रवाल रोधिका, बैरियर रीफ। ये तट से कुछ दूरी पर पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियां, तट से कुछ दूरी पर इनका विकास होता है। इसके बीच के भागों में लैगून झीलें मिलती हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समीप स्थित ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे लंबी प्रवाल रोधिका है। यह 1200 मील की लंबाई में फैला हुआ है। यहां पे आप फिगर को देख सकते हैं। और इसके बाद तीसरा है प्रवाल वलय या एटॉल। यह किसी द्वीप या तट को प्रवाल भित्तियों के द्वारा चारों ओर से घिरे हुए होता है, जैसे फिजी एटॉल, फुराफूटी एटॉल आदि, ठीक है, याद रखिएगा। इसके फिगर को आप देख सकते हैं, ये है आपका। इसके बाद प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत है, जैसे डार्विन का अवतलन सिद्धांत है, मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत है, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है। डेविस ने अपनी पुस्तक द कोरल रीफ प्रॉब्लम में प्रवाल भित्ति से संबंधित 12 सिद्धांतों का विवेचना कर डार्विन के सिद्धांतों को सर्वाधिक उपयुक्त बताया, सर्वाधिक सही बताया, परंतु उसे डेली के सिद्धांत के साथ मिलाकर देखने का समर्थन किया। प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग, ये क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। प्रवाल जीवों का जूजैंथले नामक सूक्ष्म शैवालों से सहजीवी संबंध होता है। जो प्रवाल जीव होते हैं इनके साथ एक सहजीवी के रूप में जूजैंथले नामक सूक्ष्म शैवाल जुड़े होते हैं। ये शैवाल जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जूजैंथले। इनसे प्राप्त पोषक पदार्थों को प्रवाल जो है अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। जूजैंथले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाते हैं, और ये भोजन प्रवाल जो है भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। परंतु जब तापमान वृद्धि होता है या एल नीनो परिघटना होती है या अवसाद गाज जमा होने के कारण या समुद्री प्रदूषण या प्रवालों में संक्रामक रोग हो जाता है, ये सभी जूजैंथले शैवाल समाप्त मतलब कि करने वाले कारक हैं। इनके कारण जूजैंथले मृत होने लगते हैं, मरने लगते हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होने लगती है। शैवालों का रंग जो होता है श्वेत हो जाता है, उजला होने लगता है, जिसे प्रवाल विरंजन कहते हैं या कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। प्रवाल विनाश की दशा का ये निर्माण करते हैं। प्रवाल विरंजन की जो घटना है इसका अल्फ्रेड मेयर के द्वारा 1919 में ही अवलोकन कर लिया गया था, परंतु इस प्रक्रिया या घटना के प्रति विश्व के अन्य वैज्ञानिकों का ध्यान 1998 में आकर्षित हुआ। केन्या तट के पास तथा हिंद महासागर के द्वीपों में अंडमान, मालदीव और लक्षद्वीप आदि के 70% से भी अधिक प्रवालों की मृत्यु हो गई। तब 1997-98 की एल नीनो परिघटना के कारण पूरे विश्व में प्रवाल विरंजन की अभूतपूर्व घटनाएं हुई, जिनसे प्रवाल भारी मात्रा में नष्ट हो गए। इसे प्रवाल विनाश की संज्ञा दी गई। भूमंडलीय ताप वृद्धि को प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण के रूप में चिन्हित किया गया है। समुद्री सतह का तापमान बढ़ने, सौर विकिरण, गाज जमा होने और प्रवालों में ब्लैक बैंड रोग व कोरल प्लेग, जिनोबाइटिक्स मतलब कि उपावय या सब एरियल प्रकटीकरण, अकार्बनिक पोषक तत्व और मीठे जल के संपर्क के कारण जल की सांद्रता कम होने, एपिज्यूटिक्स सहित प्रवाल पर्यावरण में मानव जनित और प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण प्रवाल भित्ति का विरंजन होता है। प्रवाल विनाश को रोकने के लिए तापमान वृद्धि और समुद्री प्रदूषण पर
नियंत्रण अत्यधिक आवश्यक है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में वायुमंडल संगठन और संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे।